हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश अग्रवाल, जयपुर राजस्थान। पिछले दो वीडियो में मैंने आपको साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट के बारे में संक्षेप में कुछ जानकारियां दी। आज उसी दक्षिण दिशा का मध्य क्षेत्र जो है उसके संबंध में आज वार्ता करेंगे। समाज में एक प्रचलित मान्यता है कि दक्षिण दिशा या दक्षिण मुख का जो प्लाट होता है वह नुकसानदायक हो, एक आम मान्यता है। लेकिन फिर भी क्या है ऐसा कि लोगों को ये प्लाट खरीदना पड़ता है, उसमें रहते भी है, और उनकी ये मान्यता है कि दक्षिण दिशा अच्छी नहीं होती, इस पे विराम लग जाता है। और लोग ये सोचते हैं कि दक्षिण दिशा, दक्षिण मुखी मकान न लेकर के, प्लाट न लेकर के हम उसका निर्माण ना तो करेंगे ना खरीदेंगे। जीवन में समस्याएं वो किसी भी दिशा में आ सकती है, लेकिन भारतीय संदर्भ में जब इसको देखा जाता है तो 10 में से 9 व्यक्तियों की ये मान्यता रहती है कि दक्षिण दिशा एक समस्याग्रस्त दिशा है। और जैसे ही हम इसमें अपना जीवन प्रारंभ करेंगे, रहना चालू करेंगे, अपना व्यवसाय चालू करेंगे, तो हमें ये लगातार जीवन भर समस्याएं देगा। और इसके पीछे वो एक ठोस सच्चाई और मिथ्यात्मक रूप से वार्ता करते हैं। हम सोच सकते हैं क्या वाकई में दक्षिण दिशा इतनी खराब है या निगेटिव है या इतनी ज़्यादा अशुभ है, शक्ति विहीन है, तो उसके इतने नुकसान हमें झेलने पड़ेंगे। कारण तो आपको सोचना ही पड़ेगा। बिना कारण के कोई न कोई बात कभी नहीं होती है। भारतीय लोगों की मान्यता जब इस ओर अग्रसर हुई और एक ठोस धरातल पर आकर के जब ठहरती है, तो उस वार्तालाप का अंत ये होता है कि वो कोई ऐसा वजूद नहीं बता पाते, प्रमाण नहीं दे पाते, जिसके कारण ऐसा लगे कि दक्षिण दिशा हमेशा खराब है। दक्षिण का इलाका ऐसा है जो बहुत से क्षेत्रों में आदमी को फलदायी होता है और बहुत फायदा करता है। आप दक्षिण दिशा में अपना प्लाट जमीन लेकर के मकान बना सकते हैं, रह सकते हैं, अपार धन भी पा सकते हैं। आप में विशेष साधन अगर हो तो वास्तु सम्मत आप उस घर का निर्माण करें, फिर आप देखेंगे कि निश्चित तौर पे आपने जो मकान बनाया है, प्लाट बनाया है, वो फायदे का हो। दक्षिण दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर उस मकान का मुखिया रहता है तो निश्चित तौर पे उनकी आयु भी बढ़ती है और धन भी लगातार अविरल रूप से आता रहता है। हमेशा यह कोना उस मकान मालिक के लिए या परिवार के वृद्ध लोगों के लिए बहुत तीव्रतम गति से विकास करवाता है। दक्षिण दिशा के 3 हिस्से होते हैं, एक दक्षिण दिशा स्वयं, एक साउथ ईस्ट, एक साउथ वेस्ट। दक्षिण पूर्व क्या होता है ये आपको द्वितीय वीडियो में बताया जा चुका है। दक्षिण पश्चिम प्रथम दक्षिण के भाग के अंतर्गत नैतृक कोण के नाम से जाना जाता है, जिसकी हम व्याख्या पूर्व वीडियो में कर चुके हैं। अब शेष जो रहता है वो दक्षिण, पूरा इलाका दक्षिण का रहता है। अग्निकोण की हमने वार्ता कर ली, नैतृक कोण की हमने वार्ता कर ली। अब बात करते हैं केवल दक्षिण दिशा की। साउथ ईस्ट का मतलब अग्निकोण हो गया, साउथ वेस्ट का मतलब नैतृक कोण हो गया। हम बात करते हैं, आगे चलते हैं दक्षिण पूर्व से। दक्षिण पूर्व के कमरे में रसोई बनाना निश्चित किया गया वास्तव, लेकिन कई बार ये देखा गया है यहाँ पे बहुत सारे परिवार अज्ञानता के कारण या समझ के कारण बच्चों का कमरा बना, उनकी ये राय होती है, उनके आर्किटेक्ट की ये राय रहती है, पूर्वी हिस्से से जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो बच्चों के डेवलप के लिए अच्छी होगी और ऊर्जा का ज्यादा संचार होगा। हाँ, ये ठीक है, बच्चों का विकास वहाँ हो सकता है, ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करके आगे बढ़ सकते। लेकिन साथ ही साथ में कई परिवार इस जगह पे पति पत्नी का बेडरूम बना देते। एक तो स्वयं उनकी एज ऐसी होती है कपल्स की जो ऊर्जा से भरे रहते हैं, और दूसरे पूर्व से जो ऊर्जा, फ्रेश ऊर्जा उन्हें प्राप्त होगी, उनकी मानसिकता पे गहरा असर पड़ेगा। उस हिसाब से उनमें शारीरिक या मानसिक रिलेशन से ज्यादा एक मानसिक ईगो उनके ऊपर हावी होता जाएगा दोनों के बीच, और इसी ईगो को अग्रसर करते हुए दंपतियों के बीच में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा होगी। फायर का जो तत्व है वह उनकी मानसिकता को हमेशा गर्म रखेगा, इतना ज्यादा गर्म करेगा कि हर चीज में उन्हें एक दूसरे के विचार पसंद नहीं आएंगे। ठीक इसी के विपरीत अगर बच्चों में ये ऊर्जा आती है, बढ़ती हुई उम्र है, ऊर्जा की आवश्यकता है, तो उनका विकास होगा और वे पॉजिटिव तौर पे सोच करके आगे की ओर अग्रसर होंगे। दक्षिण पश्चिम की दिशा है, ये पृथ्वी तत्व की प्रमुख दिशा है, पूर्व वीडियो में बताया जा चुका है। इस जगह पे कुछ विशेष चीजें नहीं बनवानी चाहिए, जो बताया जा चुका है। फिर एक बार दोहराते हैं, इस जगह पे टॉयलेट, पानी का बोरिंग, अंडर वाटर टैंक, यहाँ तक कि ओवरहेड टैंक भी यहाँ नहीं बनाना चाहिए। इसके गंभीर परिणाम निकलते। टॉयलेट का सैनिटरी टैंक इतना ज्यादा नुकसानदायक होगा जिसकी कल्पना भी परिवार नहीं कर पाए। धन का अभाव भी लगातार रहेगा। हालांकि दक्षिण से टच करती हुई ये दिशा है, लेकिन इसके परिणाम इतने गंभीर होते हैं कि आम जन यही सोचता है कि यार हमारा मकान दक्षिण साइड था, इसीलिए हमारे नुकसान हो रहा है। आप इस जगह पे अपना जोड़ा हुआ धन उत्तर की ओर मुंह करते अलमारी को रखें, उस धन में बढ़ोतरी होगी, ये निश्चित है। ऐसी कोई ठोस चीजें रखें जो इस कॉर्नर को, इस नेतृत्व कोण को भारी बना दे। खाली सामान से ही नहीं, निर्माण की दृष्टि से भी इसको इतना भारी कर दे, क्योंकि उत्तर और पूर्व से जो
ऊर्जाएं आती हैं, बहती हैं, वो सीधा नैतिक कोण की ओर प्रवेश करती, और जो ऊर्जाएं मकान में बरामदों से आगे की तरफ से आती हुई मकान के अंदर प्रवेश करेंगी, उनका अंतिम ठहराव नैतिक कोण में होगा, तो वो ऊर्जा बाहर नहीं जा पाए। कहने का मतलब ये कि जो पावर्स हमें, जो ऊर्जाएं, जो वेव्स, नैसर्गिक वेव्स है या सोलर वेव्स हैं, जो उस मकान में घुसेंगी, उसका अंतिम सिरा नैतिक कोण होगा, और वो ऊर्जा जब वहां रुकेगी तो उसमें रहने वाले लोगों के लिए, अगर वो वास्तु सम्मत कमरा सही है या मकान सही है, तो ऊर्जा उनको पॉजिटिव परिणाम देगी। आप देखेंगे कि समय समय पर आपका परिवार उन्नति करता रहेगा। बहुत सारे परिवार भी आपने ऐसे देखे होंगे कि जो दक्षिण मुखी मकान में आने के पश्चात काफी डेवलप हो गए, और बहुत सारे ऐसे परिवार भी देखे होंगे, किसी लाइन विशेष में देखिएगा कभी आप, दक्षिण मुखी 10 मकान है, उस 6 मकान आपको खंडर हालत या डेकोरेटिव एलिवेशन के हिसाब से वो डाउन परिस्थिति के अंदर, आपको उनमें जो चमक रहेगी प्लाट की वो खत्म होती जाएगी, उनकी तरफ देखने का मन नहीं करेगा। ऐसा क्यों? तो इसका एक ही कारण है कि अगर इन लोगों ने भी वास्तु सम्मत अपने मकान का निर्माण किया होता, और वास्तु मंडल में जो नियम बनाए गए हैं अकॉर्डिंग दैट, अगर उन्होंने वैसा किया होता, तो आज इनकी ये परिस्थिति नहीं होती। आज जो उनकी परिस्थिति हुई उसका दोष वो दिशा को नहीं दे सकते, मेरा मानना है, क्योंकि दिशा चारों समान है, हर दिशा का अपना महत्व है, हर दिशा का अपना नियम है। आप किसी भी दिशा में चले जाइए, पूर्व दिशा भगवान शिव की मानी जाती है, नॉर्थ ईस्ट का कोण वो शिव जी का स्थान है। अगर वहाँ टॉयलेट आप बना देंगे और उसको यूज करेंगे, क्या हमारे भगवान नाराज नहीं होंगे? बिल्कुल नाराज। मकान में दो ही सबसे नैतिक कोण और ईशान। जो घटना आपको वास्तुमंडल की बात नैतिक में न मानकर दुख प्रदान करेगी, वैसा ही समान दुख आपको ईशान कोण में वास्तुमंडल अवॉइड करते हुए जो निर्माण करेंगे उसमें आपको होगा। हाँ, इसके एक चीज और कह सकते हैं, अगर आपकी कुंडली में जिसके नाम से प्लाट खरीदा जा रहा है या मकान खरीद रहे हैं, आप ज्योतिष का सहारा ले, और सहारा लेते हुए मालूम करें पंडित से या ज्योतिष से, अगर आपकी कुंडली में मंगल ठीक है, तो आप आंखें मीच करके उस प्लाट को खरीद सकते हैं जो दक्षिण मुखी हो। आपको हर संभव ये फायदा मिलेगा। और दक्षिण मुखी अगर फ्लैट है तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है चिंता की, क्योंकि फ्लैट कभी भी जमीन पे नहीं बनते, एक मंजिल चढ़ने के बाद वो फ्लैट बनते। और वास्तुमंडल का जब निर्माण हुआ था तो सिर्फ एक मंजिल के संबंध में ही वास्तु लिखा गया। आज वास्तु शास्त्री बहुत सारे हो गए, अपने अपने दिमाग से, अपने अपने तरीकों से 2 मंजिल से लेकर 100 मंजिल तक का वास्तु बताने लग गए। आप जानते हैं इस चीज को कि 5000 साल पहले मकानों में पट्टियां भी नहीं होती थी, छान के ऊपर, कमरों के ऊपर एक झोंपड़ा डाला जाता था। तो 5000 साल पहले जब मंजिल हुआ ही नहीं करती थी, तो वास्तु कहाँ से आ गया उसका? एक सोचने वाली, ये तो इन वास्तु शास्त्रियों ने जो मॉडर्न हो गए, फेमस हो गए उनके आलेख हैं, उनकी अपनी व्यक्तिगत भावना है, उनके व्यक्तिगत नियम है, जिन्होंने इन नियमों को, अपनी सोच को इस वास्तुमंडल में शामिल कर दिया। फ्लैट जब था ही नहीं, अब वर्तमान में अगर देखते हैं बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर फ्लैटों का निर्माण करते हैं और ये दावा करते हैं अखबारों में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वास्तु सम्मत हम मकान बना रहे हैं। अरे जब 5 वर्ष पहले वास्तु था ही नहीं, कि बेस ही किसी को नहीं पता था, फ्लैट सिस्टम था ही नहीं, इस शब्द का उच्चारण ही लोग नहीं जानते थे, तब कहां से उसके लिए वास्तु बन गया? कब वास्तु मंडल ने, वास्तु पुरुष ने इसका निर्माण कर दिया? 1965 से मैंने बहुत सारी किताबें देखी और ये जानने की कोशिश की कि फ्लैट सिस्टम में वास्तु कहाँ फिट होता है। मुझे आज तक ऐसा कोई प्राचीन ग्रंथ नहीं मिला जिसमें ये चीज दर्शाती। आज मेरी 65 वर्ष की उम्र है, 40 साल पहले से मैं ये काम कर रहा हूँ, बहुत सारा अनुभव जिंदगी में गेन किया है, बहुत सारे वास्तु शास्त्री भी मुझसे टकराए हैं। सबसे पहले मैंने यही क्वेश्चन किया उनसे कि आप जो फ्लैट सिस्टम पे वास्तु बताते हैं, वास्तु मंडल में या वास्तु पुरुष में ऐसा कोई आलेख या उल्लेख मैंने देखने को नहीं सुना या नहीं दिखा। मैंने ऐसे कोई पुस्तक भी मुझे नहीं मिली। हाँ, 1970 के अंदर एक पाणिनि नाम के व्यक्ति द्वारा रचित एक पुस्तक मेरी जरूर हाथ लगी, संस्कृत भाषा में प्रिंट थी। एक संस्कृत पंडित को जानने वाले आदमी के पास मैं उस किताब पुस्तक को ले गया और उसके द्वारा कुछ मैंने जानकारियां चाहिए। उसमें सिर्फ इतना सा ये आलेख मिला मुझे कि नीचे के तल पे रहते हुए अगर कोई परिवार ऊपर छत शब्द नहीं था, कोई और दूसरा शब्द था संस्कृत का, उसने डिवाइड करके बताया कि इसको छत कहते हैं। इस शब्द उस पे अगर आप कोई निर्माण करते हैं या बनाते हैं तो वहां पे केवल आदमी विश्राम के लिए ही जा सकता है, या ऐसे सर्द दिनों में जब बहुत अधिक आर्द्रता रहती है वातावरण में, तब धूप सेवन के उद्देश्य से वहां जाया जा सकता है। लेकिन किसी भी लाइन में मुझे ये नहीं मिला इस परिवार का कोई सदस्य वहां सोने जाता है, रहने जाता है या पारिवारिक कोई कार्य करता है। तो वास्तुमंडल में, वास्तु पुरुष में या वास्तु संबंधित किसी किताब में मैंने फ्लैट का सिस्टम नहीं देखा। आज के वास्तु शास्त्री जो
बड़े बड़े फ्लैग दर्शित कर रहे हैं, उन लोगों को कहाँ से ये चीज मिल गई? 5,000 साल पहले भी फ्लैट की परिभाषा थी। चारों दिशाओं के संबंध में काफी लेख मिलेंगे। आज भी 24 घंटे को परिभाषा में लिया जाता है, लेकिन पहले प्रहर के नाम से समय की पालना की जाती, समय का उपयोग किया था, गणना की जाती। 8 पहर, 4 पहर, 3 पहर, 2 पहर, 1 पहर। महाभारत में भी जब शाम को 4 बजे श्री कृष्ण द्वारा सूर्य के ऊपर बादलों का आवरण बिछा दिया गया, तब भी ये शब्दों का उच्चारण हुआ कि सायकालीन प्रहर में। सायकालीन शब्द नहीं था। चौथे पहर में या 5वें पहर में सूर्य देवता का मुखमंडल बादलों से ढक गया। उस वक्त भी स्थिति यही थी। वास्तु सम्मत बातें थी, लेकिन वो इतनी छोटे रूप में थी कि इनका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं था। ना ही इतनी पब्लिक थी, ना ही इतने मकान थे, ना ही ऐसी इमारतें थी। फिर आजकल के वास्तुशास्त्री इतने नियम कहाँ से लेके आ गए? एक सोचने का प्रश्न। और इतने सारे उपाय भी इनके पास आ गए। मैंने मेरी 65 साल की जिंदगी में ऐसा इतने सारे यंत्र पैदा हो गए इनके द्वारा या कर दिए गए कि सामने वाला क्लाइंट सर पकड़ के बैठ जाए, जिनकी गणना भी नहीं की जा सकती। ऐसे ऐसे चित्र उन पर डलवा दिए। ये यंत्र इस काम के लिए है, ये मानसिक तनाव के लिए है, ये गणेश जी का यंत्र है, ये नाभि का यंत्र है, ये वास्तु का यंत्र है, ये ब्रह्मस्थान का यंत्र है, ये अग्नि का यंत्र है। अरे ऐसे बहुत सारे यंत्र तो थे ही नहीं। फिर ये कहां से उदय कर लिया इन लोगों ने? सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति को दृढ़ करने की, समय समय पर लोगों की भावनाओं से खेलते हुए ये लोग ऐसा कर। आपके साथ भी अगर ऐसा है या किसी वास्तुशास्त्री ने आपको ये डाउट में डाल दिया कि दक्षिण मुखी मकान खराब है, आप उसका विश्वास नहीं करें। हाँ, बुजुर्ग आपके घर में जो हो, आपके टच में हो, जिनकी 60 साल 65 साल से ज़्यादा उम्र हो गई हो, आप उनसे अनुभव मांगें, उनसे पूछें। वो बताएंगे आपको जिंदगी की वास्तविकता क्या है, फ्लैट सिस्टम क्या होते हैं, इस बारे में भी अपने विचार बताएंगे वो। अगर दक्षिण मुखी मकान है तो ये मान के चलिए कि वो आपको नुकसानदायक नहीं होगा अगर आप वास्तु सम्मत उसका निर्माण कर रहे हैं। तो आप इस क्षेत्र का रंग व्हाइट रखें, ऑफ व्हाइट रखें, हल्का नीला रखें। आप देखेंगे कि जैसे ही सूर्य की किरणें, रेडियोधर्मी किरणों का पावर जब 2 बजे बाद ज्यादा हो जाता है और लाइट कलर की दीवार पे या किसी चीज पे पड़ता है तो उसका पावर एकदम कम हो जाता है। वास्तु शास्त्रियों का यही मत था। उस रंग ही बहुत कम हुआ करते। आज तो 50 रंग बता देते हैं। लैट्रिन कुंडी पे डार्क पीला लगा देना, हल्का पीला लगा देना, क्वालिटी बना लिया। लेकिन उस वक्त एक सिस्टम ये था, या काला या सफेद, हरा, लाल, पीला, सिंगल पॉइंट सूर्यमुखी रंग। जब सूर्य प्रातः में उदय होता है उस रंग को ये सूर्यमुखी लाल कलर के थे। आगे जाके इनकी डिवाइडेशन कर दी गई, मॉडर्नाइजेशन कर दिया गया, अलग अलग क्वालिटी होता है। दक्षिण मुखी प्लाट की व्याख्या करते हैं। क्या होता है? प्लाट से या उस गेट से जब आप बाहर निकल रहे हैं, आपका मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। इसमें भी एक बहुत सीरियस बात है, हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने कुछ आपको बताया था इस बारे में। जब आप मुख्य द्वार से बाहर निकल रहे हैं तो आपका फेस साउथ की ओर होना चाहिए और अंदर जब तक आप बाहर देख रहे हैं, जब तक वो मकान दक्षिण मुखी। आपकी पीठ पीछे क्या है इसका निर्णय हम बाद में करें। जैसे ही आप बाहर चले गए, यहाँ ये मान लिया कि ये दक्षिण मुखी। जैसे ही हम पीठ फेरते हैं, वापस उत्तर की ओर मुंह करते हैं, तो हमको ये देखना चाहिए कि हमारे प्लाट का बनावट किस तरह से किस तरफ है। आयताकार मकान है पूर्व से पश्चिम की ओर, और पूर्व में उसका, पश्चिम में उसका अगर फेस है तो ये मकान में जो एंट्री होगी, आपकी भवन में जो एंट्री होगी वो पश्चिम मुखी होगी। द्वार इसमें दक्षिण मुखी कहलाएगा, लेकिन प्लाट को पश्चिम मुखी प्लाट कहा जाएगा और इसका वास्तु अलग से सेट होगा। दक्षिण मुखी प्लाट का वास्तु अलग से सेट होगा और पश्चिम मुखी प्लाट का अलग होगा। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि दक्षिण में दरवाजा है, साइड में जगह छोड़ी हुई है, और आगे चल करके उत्तर की ओर मकान का मेन पोली है, पोल जिसको बोलते हैं, एंट्रेंस मेन एंड, अगर वो उत्तर दिशा की तरफ है तो वो उत्तरमुखी मकान कहलाएगा। उसका वास्तु सेटिंग अलग होती है। सिर्फ ये कह देने से कि दक्षिण मुखी मकान है, मुख्य द्वार के द्वारा ये बात कभी भी निश्चित नहीं की जा सकती। दक्षिण मुखी मकान, मुख्य मकान का दरवाजा किस ओर है, यहाँ ये निश्चित करेगा कि आपके मकान की वास्तविक स्थिति क्या है। आगे चलते हैं। पृथ्वी जो है वो नॉर्थ साउथ के, नॉर्थ से चलती हुई, नॉर्थ ईस्ट के कोने से चलती हुई सूर्य की दिशा जो चलेगी, सूर्य जब परिक्रमा करेगा नॉर्थ ईस्ट के कोने से स्टार्ट होकर के साउथ साइड में गोलाई लेते हुए पश्चिम की ओर 247 डिग्री को अपनी किरणें बिखेर। इसका मतलब है कि ये सारा क्षेत्र गर्म रहेगा, ऊर्जा से भरपूर रहेगा। 8 पहर में से 4 पहर सूर्य के लिए साधारण रहेंगे, ताप धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही 4 पहर गुजर जाएंगे उसके बाद जो वेव्स आएंगी मकान को समानी। इसीलिए वास्तुशास्त्री ये कहते हैं, हम भी यही कहते हैं कि इधर कोई बड़ा गेट नहीं होना चाहिए। कोई मजबूरी अगर हो, प्लाट में जगह छोड़ी हुई हो, तो आप ऐसा खिड़कियां भी यहाँ इस साइड में जाकर खोलें, आप बनाएं, छोटे साइज की हो। बहुत बड़ी खिड़कियां देना उस ऊर्जा को निमंत्रण देना है जो रेडियोधर्मी कहलाती है। उस पावरफुल ऊर्जा को
अंदर लेने का काम। जैसे ही वो बहुत ज्यादा ऊर्जा, हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारे पेट की जो स्थिति है, में अगर 100 किलो खाना आता है, 100 ग्राम खाना आता है और हम 150 ग्राम खाना खा लें, पेट की स्थिति, वही सिस्टम इसमें है। आप को जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी आप दक्षिण से ले सकते, लेकिन लिमिट से ज्यादा कोई चीज कर लेना स्वयं के लिए। अब बात करते हैं दक्षिण दिशा के मुख्य द्वार की। पूरब से पश्चिम की ओर जो मेन रोड आपका है, प्रारंभ में तो ये देखें कि पूरब से पश्चिम की ओर सड़क का ढलान न हो। जो वास्तव में वास्तु के लिए दक्षिण दिशा की दीवार को टच करते हुए पूरब से पश्चिम की ओर जब आएंगे तो ढलान नहीं। ये आप गंभीरता पूर्वक देखें प्लाट। अगर मामूली तौर पे ऐसा है और जिसको भरत करवा कर या मिट्टी डालकर डेवलप किया जा सकता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वास्तव में अगर ऐसा है, ढलान है, तो बहुत चिंताजनक। पश्चिम क्षेत्र में कोई नदी नाला ऐसा कुछ नहीं होना। आपके रोड पे पूर्व से पश्चिम वाले रोड के सामने की तरफ अगर कोई पहाड़ है, पहाड़ियां हैं या बड़े बड़ी कोई बिल्डिंगे हैं, तो वो दक्षिण मुखी प्लाट आपको शुभ फलदायक रहे। हम जब भी परिवार में पैदा होते हैं, उसके बाद परंपरा अनुसार हमारे माँ बाप यही कहते हैं, दक्षिण दिशा में पैर। कभी आपने इस गंभीरता पूर्वक सोचा इसे, क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए? या पूर्व दिशा में पैर करके नहीं सोना, ये भी नहीं सोचा। साधारण सी बात है कि जिस जगह जिस स्थान पर भगवान की पूजा होनी चाहिए, अगर वहाँ टॉयलेट करेंगे तो ये सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है कि दक्षिण में जो ऊर्जा, रेडियोधर्मी ऊर्जा जो होगी, उसकी तपत से आपका पैर, आपकी बॉडी जो ऊर्जा को ग्रहण करने का साधन है, ज्यादा हो जाएगी और आपके मानसिक तनाव से भर पाए। इसी तरह पूर्व में कह सकते हैं कि पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व की दिशा भगवान शिव का स्थान है। अगर भगवान की तरफ हम पैर करके रखेंगे, सोएंगे, हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि मैं मानसिक शांति का है? ये बिल्कुल प्रश्न ही नहीं उठता कि मैं मानसिक। आप किसी भगवान को माने या नहीं माने वो एक, लेकिन किसी मंदिर का, किसी धर्म का आप अनादर करें, ऐसा ना तो समाज सहन करेगा, कानून सहन करेगा, और ना ही वो भगवान अदृश्य शक्तियों के रूप में इस संसार में निहित है, वह भी आपको सहन नहीं करे, कई सहन नहीं करे। कई बार आपने देखा होगा सेलिंग चूहे चढ़ करके चावल खाते रहते हैं और कोई खाद्य पदार्थ। ये क्या है? ये भगवान की प्रवृत्ति है। आदमी तो अपने हिसाब से सोच रहा है कि चूहा चढ़ रहा है, क्या पता भगवान ने क्या नियति तय कर। वहाँ राजस्थान के बीकानेर जिले में एक देशनोक मंदिर है, आपने भी शायद हो सकता है पहले कभी सुना हो। इस देशनोक मंदिर में एक देवी की मूर्ति है, वर्षों से वहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है। समस्त भारत से, विदेशों से भी लोग, जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि काफी श्रद्धा से लोग वहाँ दर्शन। उस मंदिर की एक विशेषता है, वहाँ के पुजारी ने बताया कि पिछले 100 साल से यहाँ ऐसा हो रहा है। उस मंदिर में कम से कम 1000 से ज्यादा चूहे होंगे, छोटे बड़े, और यहाँ तक कि सफेद भी। बड़े बड़े थालों के अंदर दूध भर दिया जाता है या लोगों द्वारा, और आपको 1 इंच भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ चूहा नहीं होगा, जहाँ चूहे की गंदगी नहीं पड़ी होगी। आप वंडर करेंगे, बीकानेर में पिछले 100 सालों में प्लेग का एक भी मेडिकल केस सामने नहीं। आप क्या मानते हैं इसे? ये है भगवान की व्याख्या। एक चूहे का शिवलिंग पे चढ़ना और उसका विरोध कर देना या उसके बारे में 2 बातें कह देना किसी दूसरे धर्म के लोगों द्वारा, एक बहुत सामान्य सी बात है कि कमजोर दिमाग का आदमी कुछ भी कह सकता है। लेकिन वास्तविकता देखिए कि प्रकृति का जो नियम है, प्रकृति ने अपने नियम में चूहों को ऐसा वरदान दे रखा भगवान ने कि आप कहीं खेलो, कहीं कूदो इस प्रीमिस एज में, और आप कितनी ही गंदगी मचाएं, यहाँ पे कोई भी मेडिसिन आधारित बीमारी यहाँ किसी को नहीं होगी। इसी तरह राजस्थान के जैसलमेर जिले की बात करते हैं, जहाँ सीमा तन्नोट नामक जगह है, देवी का मंदिर है। भारत पाकिस्तान युद्ध के टाइम पे बहुत सारे बारूद के गोले इस मंदिर और मंदिर के आसपास, और इतने गोले गिरे कि बहुत काफी लंबा चौड़ा एरिया खत्म हो सकता था। ये भी भगवान का प्रतीक देखिए, देवी माँ का प्रतीक देखिए। युद्ध के पश्चात आज दिन तक लगभग 50 साल से ज्यादा का टाइम गुजर चुका है, एक भी गोला वहाँ विस्फोट। भारतीय लोगों की मान्यता और धार्मिकता, भगवान का ये प्रारूप, ये मनुष्य को बताता है कि किसी भी निश्चित नियम या धर्म के कारण जो चीज वहां स्थापित हुई, विस्फोट नहीं हुआ या कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, वो भी भगवान की इसी शुभ देन का आज से वास्तुमंडल की भगवान द्वारा रचित ये एक ऐसी देन है। वास्तु अगर व्यक्ति अपने जीवन में उतारता है इसे, तो इसके बहुत अच्छे परिणाम होते। आपने देखा होगा तंत्र मंत्र की तामसिक क्रियाएं जितने भी होती है, तांत्रिक जितने भी होते हैं, सब दक्षिण में वो क्रियाएं। अब तांत्रिक को क्यों दे? लंका दे इनको देखिए, भारत के दक्षिण क्षेत्र में लंका है। हनुमान जी अयोध्या के उत्तर क्षेत्र के रहने वाले, राम उत्तर क्षेत्र के रहने वाले थे। इन्होंने दक्षिण को, जो शक्तिशाली साम्राज्य था, नेस्त नाबूद कर। ये नेस्त नाबूद क्यों हुआ? इसके पीछे भी कारण है। इस दिशा में रहने वाला आदमी इतना पावरफुल और इतना पैसे वाला, आर्थिक रूप से सक्षम हो जाता है। और रावण ने भी ऐसा ही किया। 9 ग्रहों को उसने अपने बगल में दबा लिया। जितनी संसार की ताकतें थी, अदृश्य ताकतें ग्रह थे, उन सबको अपनी पोजीशन में उसने दबा के, यहाँ तक कहते हैं लोग कि शनि को भी उसने अपने पैरों के नीचे दबा रखा। शनि जो आज तक रावण के पैर के, इतना सक्षम वो राजा और एकमात्र मान्य, उनकी चालों से, उनकी धार्मिक क्रियाओं से उसका साम्राज्य नेस्त नाबूद हो।
जीत किसकी हुई? जीत हुई नेमों की। रावण ने जो युद्ध लड़ा वो युद्ध नहीं था, वो छुपी हुई तांत्रिक क्रियाएं थी। भैरूबिया था, हर तरह की तंत्र विद्याएं उसने जारी कर राम को नुकसान करने की कोशिश। जब किसी आदमी को पता लग जाता है कि मेरे विरुद्ध कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है परिवार, तो सतर्क हो जाता है और अपने बचाव के लिए। यही स्थिति उस वक्त भी। रावण ने जितनी भी मन स्थितियां बनाई मन के अनुसार युद्ध जीतने की, उन सब का पहले से ही श्री राम को पता लग गया। और ये हुआ कि रावण को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी मौत के द्वार। तो दक्षिण दिशा में रहने का मतलब ये नहीं कि आपको नुकसान ही हो। कितना पावर रावण ने अपने वजूद में, आम आदमी किसी भी दिशा में रहते हुए ऐसे अधिकार और ऐसे पावर नहीं प्राप्त। आपने जमीन दक्षिण साइड में खरीदी या खरीदनी पड़ी या प्लाट बना बनाया आपको लेना पड़ा या ले रहे हैं, तो आपको मानसिक तौर पे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल लीजिए आप। प्रथम सिर्फ ये याद रखें, पूरब से पश्चिम की ओर, दक्षिण साइड वाली दिशा, दक्षिण की मकान के लिए विशेष तौर पर पश्चिम की ओर सड़क का ढलान नहीं, और सामने जो सड़क है पूरब से पश्चिम, उसके आगे नीचे